कोलकाता में आज जो हुआ उसे सबको देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उम्मीदवारों का नाम लेते रहे और उम्मीदवार मंच पर आता गया। इसके बाद ममता दीदी के साथ इन उम्मीदवारों ने रैंप वॉक भी किया है। पश्चिम बंगाल 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। फाइट सीधी है, मोदी बनाम ममता। को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा में कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक से एक योद्धा, एक से एक रणनीतिकार, एक से एक सियासी सूरमा। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल विजय ही दिल्ली जीत का रास्ता है। ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल समझनी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने हाफ और टीएमसी ने पूरा साफ कर दिया है कि उनके रणभाकुरे कौन है। मतलब कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। बैटल ऑफ बंगाल के अलगार के बाद ममता बनर्जी एक्शन में है। क्या कहा सुनिए, उसके बाद दिखाएंगे किस करवट ऊंट बैठता दिख रहा है। अब की बार बंगाल में चुनावी ऊंट इलेक्शনের আগে বলবে কে দেবো, কে দেবে না ওটা ব্যাঁ দেবে, তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी यानी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद जो बात क्लियर हो गई है वो ये कि दीदी एकला चलो का राग गुनगुना रही हैं। जाहिर है इंडी गठबंधन का बंगाल में बंटाधार हो चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी ने किसी पार्टी वर्कर को नहीं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। मतलब कभी इंडी गठबंधन के लिए बैठक करने और स्ट्रेटजी तैयार करने वाली ममता बनर्जी अब इंडी गठबंधन के संपूर्ण खात्मे की स्क्रिप्ट चुकी है। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था। बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की, लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान।
लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। पहले टीएमसी के कुछ बड़े चेहरों की सीट देख लीजिए, फिर बंगाल चुनाव की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में थे और वहां वो टीएमसी पर खूब गरजे। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की और बीजेपी पर खूब बरसी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर बंगाल पे है, जिसे टीएमसी अपना गढ़ मानती है, और टीएमसी की नजर दक्षिण बंगाल पे है, जिसे बीजेपी अपना किला समझती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां कहां हैं? ऐसे में बंगाल के मुकाबले को देखकर लगता है कि यहां जंग मोदी बनाम ममता की होने वाली है। मोदी से ममता की डायरेक्ट फाइट है और यही कारण दिख रहा है कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है, जिन्हें लोकसभा ने निष्कासित कर दिया है। यही वजह है कि अपनी टॉप की 2 एक्ट्रेस कम लीडर बनी नेत्रियों का टिकट काट दिया है। बसीरहाट से नुसरत जहां, इसी सीट में संदेश खाली आता है। दूसरी एक्ट्रेस जिनका टिकट कटा है जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती का। डायमंड हार्बर से ममता दीदी ने फिर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला है और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को। ये दोनों बिहार से आते हैं और ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाती हैं। ममता बनर्जी এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি নাকি মহিলা দরদি, তিনি নাকি 500 টাকা 1000 টাকা অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি আজকে 2 মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল সন্দেশখালীতে আসার মতো প্রয়োজন অনুভব করেননি। উল্টো দিকে বিকাশ সিং সহ 76 জনকে জেল খাটিয়েছেন। অন্যদিকে আমাদের বোন দিদি রেখা পাত্র সহ আমাদের পদ্মাদি সহ আমাদের জাগ্রত মাতৃমণ্ডলী তাদের উপরে পুলিশকে দিয়ে। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। बैटल ऑफ बंगाल की क्लोजअप तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में एक्चुअली हुआ क्या था वो देख लीजिए, क्योंकि मोदी 2019 के चुनाव की नींव पर ही 2024 की मंजिल खड़ी करना चाहते हैं। पहले आंकड़े देखिए, इसके बाद आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल में 2 सूरमाओं मोदी और ममता के बीच तीसरा कौन है। 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी ने कुल सीटें जीती थी 22, वोट शेयर 43.7% का रहा। बीजेपी को मिली कुल 18 सीटें, वोट शेयर 40.6 का रहा। कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी हुई, वोट शेयर रहा 5.7% और लेफ्ट का तो पत्ता ही साफ हो गया। बंगाल में बीजेपी का टारगेट 35 सीटों का है और ममता बनर्जी अपने 2019 के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करना चाहती हैं। चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस कहीं कहीं दिख रही है और लेफ्ट का तो बहुत बुरा हाल है। बीजेपी को बंगाल में मैदान साफ दिख रहा है, लेकिन बीच में दीदी की दीवार है, जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन है। ममता दीदी के उम्मीदवार मंच पर रैंप वॉक करते देखे। पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया और अभिषेक बनर्जी एक एक कर 42 नाम बोलते गए और कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता बनर्जी ने रैंप वॉक किया। ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं, कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लेफ्ट की सत्ता उखाड़कर खुद को स्थापित करने का वक्त बहुत पहले गुजर चुका है, लेकिन ममता बनर्जी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि नई सियासी फिजा में ममता दीदी नए विकल्प की तलाश में निकली, लेकिन इंडी गठबंधन के तौर पर उन्हें ये भी हासिल नहीं हुआ। इंडी गठबंधन की तो हांडी ही फूट गई। दूसरी ओर बीजेपी है, एनडीए है, मोदी है, जो पश्चिम बंगाल का कण कण नाप देना चाहते हैं। राजनीति की कटीली राहें बीजेपी के राह में बहुत हैं, लेकिन अब की बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैलियों का रेला लगा दिया है, उसका सीन कुछ अलग दिख रहा है। 1 मार्च हुगली, 6 मार्च बारासात में जनसभा, 9 मार्च सिलीगुड़ी में रैली। पहली 2 यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिणी पश्चिम बंगाल के जिलों हुगली, नदिया और उत्तर 24 परगना का दौरा किया। इन जिलों को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी फेहरिस्त में बंगाल कितने नंबर पर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल यात्रा की तेज रफ्तार से समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 दिनों में पीएम मोदी 3 बार बंगाल पहुंच चुके हैं। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। मोदी और ममता की इस लड़ाई में मुस्लिम वोटर बीच में हैं। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो 7 और 6 मतलब 42 में से 13 सीटें। अब बीजेपी का टारगेट है 35, तो 35 और 13 कितने हुए? 48। और बंगाल की कुल सीटें हैं 42। तो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटरों पर भरोसा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और मुस्लिमों की कुल आबादी है 27%। बीजेपी अब की बार ममता बनर्जी को यही समीकरण समझाने में जुटी है। ममता दीदी ने ऐसा ही समीकरण लेफ्ट को समझाया था जब सरकार में आते ही उन्होंने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कार्यक्रमों की झड़ी लगाती दिखी। ममता बनर्जी 2011 में जब सत्ता में आई तो इमामों के लिए भत्ते, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कल्याण बोर्ड का निर्माण, मदरसों के लिए 50 करोड़ का अनुदान। ममता दीदी ने मुस्लिम वोट बैंक मजबूत कर लिया। बीजेपी हिंदू वोटरों के बीच पहुंची, उन्हें घुसपैठिया और टीएमसी के शाहजहां शेख जैसे आरोपी नेताओं से बचाने का भरोसा दिया। नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में रेला उमड़ रहा है। मोदी मैजिक को बेअसर करने और हिंदुत्व का कार्ड ढूंढते ढूंढते ममता बनर्जी सरकार अब यहां पहुंच गई है कि रामनवमी 17 अप्रैल पर छुट्टी की घोषणा की है। उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा हमेशा से धूमधाम से मनाई जाती रही है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक पैमाने पर मनाई जा रही है। ममता दीदी के पास इसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा। बीजेपी उमड़ी चली आ रही है। उसके पास ममता दीदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप वाले तीर हैं। संदेश खाली में गैंगरेप की वारदातें हैं। शाहजहां शेख का राशन वाला घोटाले का आरोप है और ममता बनर्जी के पास बंगाल की सत्ता, जिसे दिल्ली से गुरेज है। पश्चिम बंगाल के लोगों में राजनीति रोम रोम में बसी हुई है, लेकिन जब से बीजेपी की एंट्री हुई है तब से सूबे की सियासत बदल गई है। ममता बनर्जी के मां माटी मानुष के अलावा बीजेपी की भारत माता, राम मंदिर, घुसपैठियों को भगाने का वादा और दूसरे मसले भी हैं। लेकिन एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ ममता की ताकत है। देखना होगा लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। आम चुनाव में मोदी या ममता किसे वोट देगी बंगाल की जनता, ये तो जनता जनार्दन ही जाने, जिसके पास मुद्दों की कमी नहीं, जिसके पास विकल्प हैं। फिलहाल तो बीजेपी और टीएमसी की फाइट का वक्त है, जोरदार, लगातार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन पर फाइनल वार कर दिया है। इंडी गठबंधन की हांडी कम से कम बंगाल में तो फूट ही चुकी है। महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी में इस कदर मतभेद उभरा है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में तीखे हमले शुरू हो गए हैं। तो क्या महाराष्ट्र की कुल 48 सीट पर एनडीए के क्लीन स्वीप का रास्ता साफ हो रहा है? महाराष्ट्र में आखिर खिचड़ी खोर का शोर क्यों उठा है?
गांव में भी सफाई होने वाली है। भाजपात या नाही तर जेलमध्ये जा। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में इंडी को झटका। कांग्रेस उद्धव गुट में एक सीट पर खींची तलवार। कांग्रेस के संजय वर्सेस उद्धव के संजय। महाराष्ट्र की महाभारत में शकुनी चाल किसकी? रैलियों का शोर बंगाल से बिहार तक गूंज रहा है। चुनावी दंगल में जुबानी जंग जोरदार हो रही है। नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनावी रथ को तूफानी रफ्तार में आगे लेकर चल रहे हैं। उनके मुकाबले में विपक्षी गठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में मौजूदगी का एहसास करा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले गरज रही हैं। यूपी में अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देने का दम भर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालकर 24 में चमत्कार के अरमान सजा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकता के नाम पर बना इंडी नाम के गठबंधन का एक सिरा जुड़ता है तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में तलवारें खिंच चुकी हैं। सरेआम बयानबाजी शुरू हो चुकी है। धोखा देने और गठबंधन धर्म के उल्लंघन के दावे किए जा रहे हैं। यानी चुनावी दंगल में उतरने से पहले सबके सब सूरमा होने का ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में तनाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इंडी की डोर भी चटक सकती है। पहले दोनों पार्टियों के संजय क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए, फिर पूरा माजरा समझाएंगे। एक है कांग्रेस के संजय निरुपम, दूसरे हैं उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत। लगभग 8-9 सीटों के ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहा और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। और उन 8-9 सीटों में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है। ये मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया। यानी अभी तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कल अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे, जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन नहीं, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। शिवसेना उद्धव महाराष्ट्र में 40+ के मिशन पर है। लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यह सीट है मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा। उद्धव ठाकरे का यह ऐलान कांग्रेस के संजय निरुपम को इस कदर अखरा कि उन्होंने लंबा चौड़ा लेख एक्स पर लिख दिया। संजय निरुपम ने लेख में ठाकरे के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिनकी पूरी कुंडली संजय निरुपम ने एक्स पर बांट दी है। शिवसेना उम्मीदवार को कांग्रेस के संजय ने खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज तक कह डाला। साथ ही उद्धव गुट को बची खुची शिवसेना कहा। कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से #MVA का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो 8-9 सीटें पेंडिंग हैं, उनमें ये सीट भी है। ऐसा कांग्रेस के उन साथियों ने मुझे बताया है जो सीट शेयरिंग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। फिर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या?
या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। शिवसेना की तरफ से जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है वो कौन है? खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। उन्होंने खिचड़ी सप्लायर से चेक में रिश्वत ली है। खिचड़ी स्कैम क्या है? कोविड के जमाने में मजबूर प्रवासी मजदूरों को #BMC की तरफ से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्यक्रम था। गरीबों को खाना खिलाने के स्कीम में से शिवसेना के प्रस्तावित उम्मीदवार ने कमीशन खाया है। #ED पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ऐसे घोटालेबाज उम्मीदवार के लिए कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे? दोनों पार्टियों के नेतृत्व से विनम्रता पूर्वक मेरा ये सवाल है। यानी महाराष्ट्र में बनी इंडी की खिचड़ी का स्वाद कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज संजय निरुपम ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। उधर उन्हें जवाब देने के लिए उद्धव गुट के नेताओं ने भी कतार लगा रखी है। सोशल मीडिया में सीट शेयरिंग का विवाद घसीटने पर संजय निरुपम को खरी खोटी सुना दी है। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अमोल कीर्तिकर भैया पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि वो कोई दोषी हो गए हैं, तो इन सब चीजों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी जाने। हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जो 19 में जीता था वो सीट मांग रहा है। संजय निरुपम को पार्टी ने गंभीरता से ही लिया, तभी तो बीते कई महीनों से उन्होंने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रखी थी। संजय निरुपम ने 10 फरवरी को एक्स पर जो लिखा था शायद उसे उद्धव ठाकरे ने सीरियसली लिया नहीं। आप संजय निरुपम की ये पोस्ट देखिए। कांग्रेस के संजय ने लिखा था, लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। इस बार उत्तर पश्चिम मुंबई चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा पक्का लहराना है। आइए इसी संकल्प के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भव्य सम्मेलन का गवाह बनिए। कार्यकर्ताओं को 11 फरवरी को न्योता दिया गया था। संजय निरुपम लगातार क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने अमोल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमोल कीर्तिकर कौन है ये भी जानिए। अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से सांसद हैं, लेकिन पेंच ये है कि गजानन कीर्तिकर उद्धव से बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। संजय निरुपम इस वजह से भी अमोल कीर्तिकर पर हमलावर हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव इकलौते नहीं जिन्होंने सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी का ऐलान शरद पवार कर चुके हैं। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनके खिलाफ उतारा जा सकता है। मतलब ये है कि महाराष्ट्र के महाभारत में कई खानदान आपस में टकराएंगे। महाराष्ट्र में जिनके बीच टक्कर है उन्हें जानने में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसे ऐसे समझिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नाम के गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी शामिल है। चुनाव में इनका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल शिवसेना, एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से है। 19 के चुनाव में इस गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब शिवसेना और एनसीपी में फूट नहीं पड़ी थी। साल 2019 के चुनावी नतीजे देखें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी को 23 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी को 4, वहीं कांग्रेस और अन्य के एक उम्मीदवार जीते थे। हालांकि 24 में सारे समीकरण बदल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधरों से पार्टियां छिन चुकी हैं। चुनाव निशान बदल चुके हैं। बची खुची सियासत सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तबाह होने के कगार पर है। तो वहीं बीजेपी की नजर 45 सीटें जीतने पर है। इनमें शिवसेना का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। देवेंद्र फडणवीस,
अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी सधी रणनीति के तहत चुनाव अभियान चला रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बात पर भी मुहर लगनी है कि महाराष्ट्र में अवसरवादी राजनीति का सेहरा किसके सिर सजेगा। चुनावी नतीजे ये भी साबित करेंगे कि असली पार्टियां कौन है, असली नेता कौन है, जिन्होंने सत्ता के लिए गठबंधन में रहते हुए दगाबाजी की, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को त्याग दिया। क्या उन्हें महाराष्ट्र की जनता मौका देने को तैयार है? ये भी 24 के जनादेश से साफ हो जाएगा। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार को इंडी गठबंधन कैसे हराएगा। हालात ये हो चले हैं कि कांग्रेस नेताओं में बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ सी मच गई है और इधर राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक सीट शेयरिंग पर कोहराम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर कैसे इंडी गठबंधन पीएम मोदी के मिशन 400+ को चुनौती देगा? अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर अधिकारेर लड़ाई। उनके पास हिंदुस्तान का 3% धन है। ऐसी कोई रैली नहीं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400+ सीटें जीतने का दावा न कर रहे हो। अब की बार, अब की बार सिर्फ 2 दिन में ही नॉर्थ ईस्ट से लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ में हुए पीएम मोदी के धुआंधार दौरों ने साबित करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी कैसे अपने दम पर 370 सीटें और एनडीए को 400+ सीटें जीतने का दावा कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत का ऐलान करना अभी से शुरू कर दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी ने हाथ में त्रिशूल लेकर तीसरी बार जीत का संकल्प लिया है। 24 की आंधी, 400+ की गारंटी। यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जौन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। वाराणसी के बाद यूपी के आजमगढ़ में एक बार फिर से पीएम मोदी ने लालू के परिवार वाले बयान पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एक भी परिवारवादी नहीं बचेगा और ना ही देश की सियासत में अब परिवार वाली पार्टियों को जनता टिकने देगी। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है।
एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा से मोदी को हराने का दावा करने वाले राहुल गांधी इंडी गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मामले में ठेंगा दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर साफ बता रहे हैं कि उनके लिए ना तो इंडी गठबंधन जरूरी है और ना ही मजबूरी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। आप बंगाल की इन दो तस्वीरों को साथ साथ देखिए। एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को ललकार रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार टीएमसी को हराने का दावा कर रहे हैं। जहां ममता पीएम मोदी को बंगाल के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में कई संदेश खाली जैसे इलाके हैं जहां पर शाहजहां शेख जैसे ममता के चहेते एक वर्ग को सता रहे हैं।